कि मुझे बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस बनाना है। फ़रोग नसीम साहब भी कन्विंस्ड थे कि ये बनना चाहिए। अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं, गैंग्स के सरबराह होते हैं। कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। जो हक और इंसाफ पे चलने वाला जज है, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर, आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। एलीट कैप्चर है पाकिस्तान में, उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर भी वहां प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। इमरान खान की हुकूमत भी, पंजाब की हुकूमत भी, जहांगीर तरीन की मरहून मिन्नत बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि उन पर भी मुकदमे इमरान खान नहीं बनवाए। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद, सलीम बुखारी साहब, अंजम ऋषि साहब और जावेद इकबाल के हमरा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे पास जो 4 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो हम ज़ेर बहस लेंगे। सबसे पहले तो बशीर मेमन ने जो कहा और उसके रद्द अमल में जो फिर शहजाद अकबर साहब ने कहा, नसीम फ़ारूक साहब ने कहा और फिर उसके सपोर्ट में मरीम नवाज़ का बयान है, शहबाज शरीफ का बयान है और ये मामला अब काफ़ी उलझ गया है क्योंकि नोटिस भी हो गए हैं, हट जाने के दावे भी दायर कर दिए गए हैं। फिर अगला हमारा प्रोग्राम का हिस्सा होगा इलेक्शन जो हो रहा है 249 कराची में। बहुत कंटेस्टेड इलेक्शन बन गया है। अब देखते हैं वहाँ पे क्या नतीजे आते हैं। मेरे साथ बहुत सीनियर दोस्त बैठे हैं और ख़ास तौर पर अंजम रशीद साहब तो इस इलाके पर अबूर रखते हैं क्योंकि ये वहाँ पे काफ़ी अर्सा रहे भी हैं। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो बॉर्डर्स इसका बलूचिस्तान से भी लगता है और कुछ इलाका इसका कराची में है। अगली स्टोरी है जो कोरोना के हवाले से, उस पर मुझे कहने की कम ज़रूरत है और आपको समझने की ज़रूरत ज़्यादा है कि आप अब आपकी जान और माल और आपके घर वाले और बाल बच्चे और रिश्तेदार अब आपके ऊपर है कि आप मास्क पहनना चाहते हैं, आप सोशल डिस्टेंस रखना चाहते नहीं, या आप छोड़ते हैं। और आखिरी स्टोरी जो हमारी है वो मज़दूर की कम से कम तनख्वाह में 2000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। बशीर मेमन साहब ने क्या खोल दिया है बुखारी साहब? देखिए खान साहब, गुजारिश ये है कि थोड़ा सा इसके हमें सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। हर प्राइम मिनिस्टर विदाउट एनी एक्सेप्शन एक ख़ास टोले के घेराव में होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में है। वो एक ख़ास टोला, ख़ास मनपसंद लोग होते हैं जो किसी को उस सर्कल को क्रॉस करने नहीं देते हैं। मैंने कहा ये सिर्फ इमरान खान साहब का प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर अगर मुझे याद है मैं बताऊं क्या करते क्या है। आप मिलने गए हैं प्राइम मिनिस्टर, आपको कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर मिलने जाओ, वो सबको पता होता है प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं ये भी उनको पता होता है। वो आपको ये तासर देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से सारी बात हो गई है, तो बुखारी साहब अब हम आपको ले जा रहे हैं, आपको दरवाजे में लेके जाते हैं, एडीसी खड़ा होता है, दरवाज़ा खुलता है, आपको बैठा दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हैं आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, अब हेलो हाय करते हैं ये, तो 3-4 मिनट गुजर जाते हैं इसी हेलो में, तो फिर उनका एडीसी कहता है कि सर दूसरा खड़ा है विजिटर, और आप बाहर चले जाते हैं। और इस दौरान वो जो आपको लेके जाते हैं ना, उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया बुखारी साहब आपने क्या कहना है। मेरा ख्याल ये ऐसी कोई वारदात डाली गई है। देखिए मैंने ये कहा कि एक टोला होता है जिसकी आपने तायीद की है कि हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। उस वक्त वो क्या कह रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, उनको ये इदराक नहीं होता कि आने वाले वक्त में ये कैसे उनके गले पड़ेंगे। ये फ़रोग नसीम साहब से शुरू हो जाते हैं। आप एक जज के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ में मुकदमा लड़ने के लिए इन्होंने 3 दफ़ा वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया और वकील बन गए और तीनों दफ़ा बाद में फिर आके वज़ीर बन गए। ये कौन से मुल्क में होता है, मुझे ज़रा इसकी मिसाल दीजिए कोई। पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान में होता है। समथिंग दैट डजंट हैपन इवन ए बनाना रिपब्लिक। ये तमाशे हमने देखे हुए हैं। शहजाद अकबर साहब, इनकी तारीफ़ करने के लिए तो पूरा एक प्रोग्राम चाहिए। इनकी बैकग्राउंड भी आप देख लीजिए, ये कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, क्यों आए थे, किस किस का काम करते रहे हैं, एक पूरी तारीख है। ब्रॉडशीट में इनका क्या रोल रहा है वो अब सारी दुनिया को पता है। मतलब ऐसे लोग जो हैं वो अगर किसी सरकारी मुलाजिम से सीनियर लेवल के ऊपर अगर इस किस्म का तकाजा करें तो बात समझ में आती है। अनहोनी नहीं है ये आप नहीं कह सकते कि ये नहीं हुआ होगा, ये बिल्कुल हुआ है। और जिस जुर्रत के साथ अब बशीर मेमन साहब मीडिया को बता रहे हैं, काश उन्होंने उस वक्त जब ये DGI थे तब इस बात को उछाला होता तो मैं तो ज़रूर तालियां बजाता कि ये बहुत बहादुर आदमी है। नौकरी छोड़ने के बाद अक्सर हम इस किस्म के इल्ज़ाम सुनते हैं, मगर ये इल्ज़ाम बहुत घिनौने हैं, समझदार है ना, आम इल्ज़ाम नहीं समझ आने बुखारी साहब, इनको इग्नोर करने का नुकसान होगा बहुत। मैं जावेद एक सेकंड, मैं ज़रा, इन्होंने कहा कि ये बाद में उस वक्त क्यों नहीं किया।
मुझे एक वाक़या याद आता है कि शायद खाकान अब्बासी ने इनको एक MNA के लिए बुलाया कि उस MNA के कुछ कारोबारी आदमी हैं, उसके कुछ मामला चल रहे थे, FIA के पास वो केस था और शायद खाकान अब्बासी को उसको तो उस MNA की सपोर्ट चाहिए थी और उस MNA का तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से नहीं था, कराची से उसका तल्लुक था, नाम मैं उसका नहीं लूँगा। तो इन्होंने बशीर मेमन साहब ने शायद खाकान अब्बासी को साफ इनकार कर दिया और शायद खाकान अब्बासी ने कहा हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं सियासतदान में। उसने कहा कि आपकी मजबूरियाँ अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल मुझे मामला को चलाना। तो समझदार हुए ना। बशीर मेमन की रेपुटेशन के हवाले से ठीक है। नहीं, मैं बताता हूँ कितने समझदार हैं बुखारी साहब, इतने माशाल्लाह समझदार हैं। बागात में काम कर रहे थे, खेतों में बैठे हुए थे, सुकून से अचानक उनको ख्वाब आया, याद आई कि चलो उठो, उठ के कलमा जहाद बुलंद करो। टाइमिंग देखे ना कि ये टेलीविजन का हाँ साहब, ये उनके अपने अल्फाज हैं, जावेद, ये जो उनके अपने अल्फाज हैं, वो सुकून से बैठे हुए थे, आराम से हल चला रहे थे, अपने खेतों में बैठे थे। उनको अचानक ख्वाब आया कि नहीं, ख्वाब आया, ऐसा ख्वाब नहीं आया, ये इससे 6 महीने पहले यही इल्जाम लगा चुके हैं ना बुखारी साहब, जो उमर चीमा की फायज ईसा का मामला, उमर चीमा की स्टोरी। जावेद ऐसा नहीं, जावेद ऐसा नहीं, एक चीज नहीं समझानी, आप बात करनी है आपने, जो करनी थी वो कह दी ना। थोड़ा सा मैं बागों में बैठे थे, ख्वाब देख रहे थे, थोड़ा सा जब बंदा ये कहे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से जिंदगी में जब मैं एक दफा मिला हूं, जब वो जहाज पे जा रहे थे प्रोटोकॉल के लिए। ये नवाज शरीफ कहां पे आ गए बीच में? ये नवाज शरीफ, ये उनका इंटरव्यू आप सुने ना, उनके अपने अल्फाज हैं। और आप मियां नवाज शरीफ साहब को मेरे से करोड़ दर्जे ज्यादा बेहतर जानते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ जिस बंदे को जानता नहीं होगा उसको DG FIA लगाएगा अपना? नीचे से अपनी फाइलें आती हैं, सीनियरिटी होती है। आपका ख्याल है कि हम पाकिस्तान में सीनियरिटी आप जानते हैं, इस सिस्टम को मैं जानता हूं, जिस सिस्टम में आपने अजीज मेमन ये बात कर रहे हैं। देखें, अजीज मेमन नाम नहीं है, बशीर मेमन। बशीर मेमन एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि मैं हमजा शहबाज को तो जानता हूं। अच्छा, उनका एक भाई है, हाँ सुलेमान शहबाज। यार कितने मासूम आदमी है, DG FIA हैं, उनको किसी चीज का नहीं पता। अंजम, इसमें आपका क्या कितने मासूम आदमी है? ये तो मसूमियत पे रह गया ना। क्या कि जस्टिस फाइज ईसा का केस होता है? नहीं, और साथ ही इससे पहले आपने एक स्टोरी नहीं पढ़ी जो दिसंबर में छपी थी 2019 में, वो भी देख लीजिए। क्यों नहीं आए? बात यह है कि दुनिया में जितनी भी ममालिक ने तरक्की की है या तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो गैर जानिबदार होती है, इम्पर्सनल होती है। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज़ाती मुलाजिम होती है प्राइम मिनिस्टर की और हुक्मरानों की, और वो एक ग्रुप बना लेते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टिंग लेते हैं, करप्शन करते हैं। और बशीर मेमन उनमें से उस ब्यूरोक्रेसी की किस्म में से एक लीडर है जिसने पिछले पूरे अरसे जो है वो आसिफ जरदारी को, पीपल्स पार्टी को टारगेट बनाए रखा। आसिफ जरदारी के बेशुमार बयान है कि ये बंदा ज्यादती कर रहा है। और एक से एक बात कर प्राइम मिनिस्टर बात मुझे नून के खिलाफ कोई केस ही नहीं मिला, कैसे बना दूं? आसिफ जरदारी जो है वो चीखता रहा, रिकॉर्ड पे है, और बशीर मेमन जो है वो जानिबदार है। बशीर मेमन जो कह रहा है, मैं इस पे डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसे लोगों की बात यकीन नहीं कर सकते। 2% की ब्यूरोक्रेसी को डिफेंड करते हुए यहाँ बैठ के इल्जाम लगाते हुए, आपका ख्याल है कि टोला अब नहीं है? वही टोला अभी मौजूद है। खबर दो इसको, फिर तो कौन बोले ना उनके बारे में भी, शर्मनाक भाई उनके बारे में भी बोले। बशीर मेमन के बाद शहजाद अकबर एक मासूम, शहजाद अकबर क्या है? फरिश्ता है? शहजाद अकबर भी वही है, शहबाज गुल सब एक ही टोले के। अब ये कल्चर खुदा के वास्ते खत्म करो। ब्यूरोक्रेसी रियासत पाकिस्तान की मुलाजिम बने, किसी की जाती मुलाजिम। मैं कह रहा हूँ ब्रेक पे यहाँ बहुत गर्मा है, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बातें हो रही है और कोई भी ये बात नहीं बता रहा कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या रिफॉर्म चाहिए, रिफॉर्म किससे करनी है, क्या उन लोगों ने रिफॉर्म नहीं करनी जो तब्दीली पे पाकिस्तान के नारे पे आए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ब्रेक पे जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। बहुत तेज़ डिबेट हो रही थी और डिबेट का रीज़न ये था, वजह ये थी कि एक ऑफिसर था, उसने कुछ बात की, एक प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और उस पर अब एक जो काम कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ आदमी और एक जो वज़ीर है, उन्होंने उसको नोटिस दे दिया कि आपने जो सारी बातें की गलत है। और अंजम का ये ख्याल था कि ये सब लोग एक ही जैसे हैं। नहीं, मैंने ये तो मेरा सवाल ये कुछ ब्यूरोक्रेट जो है वो चापलूस हैं, सारे नहीं हैं।
ये अच्छा, लेकिन ये उनमें से एक है, इनको अच्छा, खत्म होना चाहिए, अच्छा इजाफा इनको किया। इंसान बनना अच्छा, चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ नहीं, विजय तो अंजम की बात में मेरा आर्गुमेंट ये था कि ये एक नहीं, ये जो दो नाम है ना साथ में, ये भी इसी तरह के एग्जैक्टली यू राइट। That is what I was saying. फातिमा साहब, देखिए, I didn't say साफ होना चाहिए। फातिमा साहब खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमारे पास टाइम की ना हो इशू कि हमें ख्याल रखना पड़े कि टाइम में जाना, तो आप ये देखें एक ही नुक्ते पर हम कितनी अच्छी आर्गूमेंट दे सकते हैं हक में और मुखालफत में। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर ब्यूरोक्रेसी को चाहते हो तब्दील करना, बेहतरी करना, मैं तो उसकी एक बात से इतफाक करता हूँ कि दे शुड बी पाकिस्तान रियासत के मुलाजिम, चले जी आगे चले। इलेक्शन NA 249 और वहाँ पे मुकाबला बड़ा सख्त हो रहा है सुना है, और वहाँ पे पानी पर सियासत हो रही है। वो एक आदमी दूसरे आदमी पर इल्ज़ाम, आदमी से मुराद मेरी उम्मीदवार है, इल्ज़ाम लगा रहा था जी वो इतने पानी का ट्रक ले आया। मुस्तफ़ा साहब कल फरमा रहे थे, और ग़ालिबन वो पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है उसके बारे में कह रहे थे। बड़ा वेल कंटेस्टेड इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं वहाँ के हालात से वाकिफ़ नहीं हूँ, जो मारूजी हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अंजम वहाँ पे चूँकि रहा है, उस शहर से उसका तल्लक है, तो रह के आया। अब तो कहता है मैं रह के आया, पहले कहते हैं मेरा शहर है। चले जो तब्दीली आई है, तब्दीली का अमल अच्छा होता है। तो मैं अंजम से कहूँगा कि 249 के बारे में कि जोग्राफी पोजीशन क्या है, वहाँ पे किसका वोट बैंक कितना है, उर्दू बोलने वाले कितने हैं, पख्तून कितने हैं, नॉन पख्तून कितने हैं, है कॉम्बिनेशन क्या होगा वहाँ पे, और अच्छा हाउ यू विल डिसाइड कि कौन कैसे जीतेगा। अच्छा, ये जो इलाका है बल्दिया टाउन वाला, जो ये 249 है, ये कराची के बॉर्डर पे है, और ये तकरीबन नीम कच्ची आबादी है, गरीब लोगों का इलाका है। और कराची की जो पॉलिटिक्स है वो MKM के बाद सारी की सारी आबादी जो है वो लिसानी बुनियादों पे हो गई है। वहाँ आपको पता है कि आबादियाँ जो हैं वो लिसानी बुनियादों पर, कि एक आबादी में सिर्फ पंजाबी रहते हैं, एक आबादी में सिर्फ महाजिर रहते हैं, पठान रहते हैं, इस तरह से डिवीजन आ गया हुआ है। और जो यहाँ की पॉलिटिक्स है वो भी जो है वो टिपिकली लिसानी पॉलिटिक्स है। वहाँ पर वोट की बुनियाद जो है वो लिसानी बुनियादों पर लोग वोट जो है वो देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर हैं हज़ारा के रहने वाले, वो पश्तून हैं, वो पंजाबी हैं और कच्छी हैं। और इसके अलावा जो है वहाँ पर जो कच्ची जो है वो वोट बैंक जो है महाजनों को जाता है। अच्छा, यहाँ बंगाली हैं, बंगाली नहीं है, वो रोहिंग्या के लोग हैं जिनको अच्छा, यहाँ पर इससे पहले मुस्लिम लीग नून का एजाज शफी था, उसने 28-30 हज़ार बंगालियों को, मैं रोहिंग्या वो बंगाली कहलाते हैं अपने आप को, उनको जो है पाकिस्तान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड दिलवाया था। यहाँ एजाज शफी जीते थे। पिछले साल भी जो है वो शहबाज शरीफ चंद 100 वोटों से हारे थे। हाँ, अभी सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है ये पंजाबी हज़ारा पठान जो है ये मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, और ये पंजाबी हज़ारा डिवाइड भी हैं, ये PTI के साथ भी हैं। लेकिन MKM का भी वोट है जो कच्ची वोट है। लेकिन यहाँ पे TLP ने पिछली दफ़ा 27,000 वोट लिए थे, और इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब की, उसके साथ है मुस्तफ़ा कमाल। इस वक्त मुस्लिम लीग नून, मुस्तफ़ा कमाल और PTI इनके दरमियान है। कुछ सरप्राइजिंग होगा, पता नहीं क्या होगा। असल चीज़ देखें, बात यह है कि अंजम साहब ने जो फिगर दी है ना ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से, वो तो एक अलग चीज़ है। मादी के इलेक्शन को देखें तो मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान मुकाबला हुआ, और 600 के मार्जिन से जैसे भी जीते, हम उस पर नहीं जाते कैसे जीते, जैसे भी जीते PTI जीत गए। जो आज की सिचुएशन है, जो मुख्तलिफ सर्वे किए गए उसके मुताबिक भी बड़ा कांटे का मुकाबला है। और इसमें जो देखने की चीज़ है, जो सर्वे बता रहे हैं, फ़र्क 18-20 का है PTI और PMLN का। मेजर कंटेस्टेंट भी इस वक्त PTI और PMLN है, लेकिन इसमें जो सर्वे के मुताबिक 18 से 26% लोग वो हैं जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। ये मैं 3 सर्वेज का खुलासा आपको बता रहा हूँ। कितने परसेंट लोगों ने? 18 से 26% लोगों ने अभी तक दे हैव नॉट डिसाइडेड, दे आर स्विंग वोट्स। सो इवेंचुअली इलेक्शन डे पे वो अगर जिस तरफ भी जाएंगे वो जीत जाएगा, क्योंकि इतना बहुत कम मार्जिन का फर्क है दोनों पार्टी का, बड़ा कांटे का मुकाबला है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे जो अहम कैंडिडेट हैं वो है मुस्तफ़ा कमाल फ्रॉम पाकिस्तान सरजमीन पार्टी, वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं इस वक्त। मुफ्ता इस्माइल फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, कादर खान मंदोखेल फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, और अमजद इकबाल अफरीदी फ्रॉम PTI, और हाफिज मोहम्मद मुरसलीन फ्रॉम MKM पाकिस्तान, और नज़ीर अहमद TLP के। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं, 30 के करीब लोग यहाँ से इंतखाब लड़े। जिस तरह कि अंजम ने कहा, और जो इसने रेफरेंस दिया जावेद ने गैलप पोल का,
इसका मतलब अगर इतने फ़ीसद वोट बैठे हुए हैं किनारे पे और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो वो लोग मुतासर होते हैं आखिरी लम्हे तक जो वहाँ पे कंपेन हो रही होती है उसके उतार और चढ़ाव से। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत साहब, ये जो परसेंटेज बताइए ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। देखें, इस हल्के के इलेक्शन की दो सिग्निफिकेंस हैं। एक तो ये जितने बाई इलेक्शन हुए हैं वो पीटीआई हारी है, लिहाजा कराची में वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ वो हार जाए, मगर चूँकि उनके मुकाबले में एमक्यूएम खड़ी है, लिहाजा एक ही तरफ का वोट जो है वो डिवाइड होगा, जिसका ऑटोमेटिक फ़ायदा जो है वो किसी भी तीसरी पार्टी को पहुँचेगा, चाहे पीपल्स पार्टी जीत जाए चाहे PMLN जीत जाए। PMLN के जीतने की बातें इसलिए हो रही हैं कि लास्ट इलेक्शन में जहाँ इतनी बड़ी टेंशन थी, जहाँ इतना बड़ा सब कुछ था, वो सिर्फ 700 वोट से आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब वहाँ से। देयरफॉर ये समझा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये मुस्लिम लीग नून की है, क्योंकि लुक आफ्टर जो आपने अभी माजी में एजाज शफी साहब की बात की थी, तो ये एक रवायत मौजूद है। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखना ये है कि वहाँ जो पहले इलेक्टेड MNA था जिसका नाम फैसल बावडा है, उसके बारे में वहाँ की लोग क्या कहते हैं। जिस सर्वेज़ का आपने बात की है उसमें बहुत वाज़े 78 टू पता नहीं कितने % जो हैं वो कहते हैं हम तो जानते ही नहीं कौन था यहाँ इलेक्ट होकर, ना वो कभी आए ना उन्होंने पानी का मसला हल किया वगैरह वगैरह, तो इसका भी नुकसान होता है। लेकिन इस हल्के का एक और सर्वे की बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर आया है कि पॉपुलर लीडर का उधर इमरान खान लीड कर रहे हैं, कि इसी हल्के में जो उन्होंने सर्वे किया कि हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर जिसको आप वोट डालना चाहेंगे, उधर नाम इमरान खान। पीटीआई को वोट मिलने का ताल्लुक इमरान खान साहब की गवर्नेंस से है। अगर कोई मुझे ये समझाना चाहता है कि गवर्नेंस भावे होए ना होए, लेकिन वो तो माशाल्लाह वाडा साहब ने बिल्कुल ही जीरो करके निकले। वाडा साहब ने जो किया, आप देखें उन पे मुकदमा था कि उनके पास दोहरी नेशनैलिटी है, दोहरी शहरियत है, वो बजाय अदालत में जाते उन्होंने बहुत खूबसूरती से वोट भी कास्ट कर दिया पीटीआई के हक में और जाके अपने सेनेटर भी बन गए। अब ये उन्होंने हल्के के लोगों के लिए कुछ नहीं किया 2.5 साल। और देखें ना, पीटीआई में इख्तलाफ है, जो इस टिकट के ऊपर पीटीआई के अंदर इख्तलाफ आया, जो टिकट दिया है ना इसके अंदर इख्तलाफ पाया जाता है, ये मैं आपको बता दूं। इसका इकरार कर चुकी है पीटीआई की लीडरशिप। नहीं, पहले तो टिकट पे बड़ा सीरियस हुआ था जिसपे इमरान खान साहब को दोबारा खुद इंटरवीन करना पड़ा और जाके फिर टिकट का मामला। एक और फैक्ट जो है जो आपने कहा वहाँ, वो है वहाँ का पख्तून वोट, जिसके लिए अमीर मुकाम साहब पिछले 15 दिन से डेरा डाल के वहाँ बैठे हुए हैं। वोट डिवाइडेड है। पख्तून वोट जो फजलुर रहमान का भी है, पख्तून वोट जो है फजलुर रहमान का कोई बंदा तो इमरान खान का भी है। पीटीआई के पख्तून वोट जो है मिनिस्टर वो नून का भी है, जो पख्तून डिवाइडेड है। पीटीआई के भी तमाम पख्तून मिनिस्टर्स उधर आके जलसे जावेद, ये बड़े मजे की बात है। जावेद, बड़े मजे, पीटीआई वाला जो कैंडिडेट है जिसको टिकट मिला वो कहता है मैं यहाँ का मुकामी हूँ इसलिए मुझे वोट दो। वहाँ के इश्यूज़ बड़े अजीब हैं, जो है ना, जिस तरह अंजम ने अपने इब्तदाई में कहा कि वो कच्ची आबादी ज़्यादा लगती है और उसका शहर में जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलतें हैं, उससे वो दूर है। और इतनी दुख की बात है कि एक ऐसी पार्टी जो आवाम की बात करती है, आवाम के बहबूद की बात करती है, वो अपने शहर के अंदर लोगों को बुनियादी सहूलतों से महरूम करती है। खासकर जिसका जिक्र आया बहुत ज़्यादा। टैंकर्स की टैंक मैंने मुशफ़क़ कमाल ने इल्ज़ाम लगाया कि ये टैंकर ला रहे हैं और पानी पीपल्स पानी रात एक छोटा मोटा, और आपको पता उधर पूरा पानी का माफिया बना हुआ है, मोटा पूरा माफिया लगवा के उसके ऊपर टैंकर रखे हुए हैं बगैर पैसे के, आपको पानी नहीं मिल सकता। और इससे ज्यादा कौन जानता है पानी जो है वो पूरे कराची का मसला है, बल्कि कराची की सप्लाई पानी की कम है, उसको उसमें इजाफा होना चाहिए। और यही मरियम नवाज साहबा और मिफ्ता इस्माइल ने कमिटमेंट की है, एक बात, अगर उनका कैंडिडेट जीतता है तो वो पानी का मसला हल करेंगे। जब इसमें एक प्रॉब्लम है 1991 का जो वाटर का अकॉर्ड है सूबों के दरमियान, उसमें जो कराची के लिए हमने एक अलग हिस्सा रखा था, उसको हमने अलग ट्रीट किया था। सूबों के साथ साथ हमने कराची को अलग ट्रीट किया। लेकिन 1991 और ये 2021 तो पानी की उनकी ज़रूरत तो तलब तो बड़ी होगी। ख्वाजा देखते हैं ख्वाजा कल वहाँ पे क्या होता है। मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है और इतनी दुआ है कि जो हो अच्छा हो, कोई झगड़ा ना हो, किसी की जान ना जाए, किसी को नुकसान ना हो और कोई धांधली का तस्वर ना कहीं आए। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान है कि सिर्फ डस्का का इंतखाब ही नहीं आपने करवाना, कराची का इंतखाब भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और आपको वैसे ही चीज़ों को देखना होगा जैसे आपने डस्का के इलेक्शन के दूसरे हिस्से में की, कि आपको पता था कि लोग कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं इलेक्शन के बाद। सो उम्मीद करता हूँ कि नताइज ऐसे होंगे कि सब लोगों के लिए काबिल कबूल हो। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। एक दिन में 200 से ज़्यादा अफराद अपनी जान खो बैठे हैं कोरोना की वजह से। मामला बहुत संजीदा होता जा रहा है और हम उतने ही गैर संजीदा रवैये के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि फ़ौज और रेंजर और पुलिस और इंतज़ामिया आपको आकर समझाए, आप पर मुकदमे बनाए, आपको गिरफ़्तार करे, आपको जेल में भेजे तो बात समझ आएगी। करोड़ों का शहर है, 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी के शहर को जेल में नहीं भेजा जा सकता। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि 1 करोड़ के शहर में ऐसे हालात पैदा कर दें वो ख़ुद के अमवात बढ़ जाए। ये भी तो इंसानी तौर पे हमें देखना होगा। और हमारा इस वक्त जो सब्जेक्ट है वो कोरोना से पैदा सूरत हाल पे है। मैं अंजम से कहूँगा कि अंजम, आप क्या महसूस करते हो सारी सूरत हाल में? यार, एक तो ये कि जो आम आदमी है वो अभी तक ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि कोरोना की वबा ने वाकई इस मुल्क को घेर लिया है। और फिर वो तो कहते हैं कि मौत तो एक दिन आनी है, अल्लाह ने लिखी हुई है। वो इस पे आर्गूमेंट नहीं करते। फिर दूसरी बात यह है कि जो लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे, लोग कह रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट है। भाई, इससे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि आपको कोरोना हो जाए? कोरोना से बचने के लिए अगर वैक्सीन का वो बाकियों को तो ठीक है। सलीम बुखारी वो जो आपका डॉक्टर है, जो मोस्ट पढ़ा लिखा तबका है, जो आपके नर्सेज हैं, जो मोस्ट अवेयर लोग हैं, आपके अस्पताल का अमला जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, वो वैक्सीन नहीं लगवा रहा। अच्छा, आम आदमी भी जो है वो डरा हुआ है। पाकिस्तान में जो है वो 1% ने नहीं लगाई, इसराइल में 100% लोगों ने लगवा दी। आप उनको कहते हैं वो यहूदी हैं। अमेरिका में, यूरोप में सब जो है वो बड़ी तादाद में जो है वैक्सीन लग गई है। यहाँ लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं, और लोग जो है वो एहतियात नहीं करते। लोग मास्क जो है वो पहनते हैं, नाक से नीचे रखते हैं। अगर आप किसी से कहें कि भाई मास्क पहन ले किसी शॉपिंग सेंटर में, वो लड़ जाता है। अंजम, इसमें एक बदतमीजी करता है वो। अंजम, इसमें एक और लोग उसको कहते नहीं कि भी शर्म करो, आप पहनो उसको। अंजम, इसमें एक और मसला भी है, वो है कि जो हमारे ये डेवलपिंग साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं, सबसे कम हमने वैक्सीन का ये देखो ना, हमारे पास सर उज़्बेकिस्तान और कंबोडिया रह गए हैं। बहरहाल हमारे टॉप जो सबसे ज़्यादा मंगवाई है इंडोनेशिया ने मंगवाई है, फिर इंडिया, फिर फिलिपाइंस, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, और हम सबसे पीछे हैं। तो ये जिम्मेदारी है कि नहीं है हुकूमत का? जो इस पूरी कोरोना के टाइम में जो सबसे बड़ी कमज़ोरी या नालायकी का जो इन्होंने मुजाहरा किया, इन्होंने टाइम पे वैक्सीन ऑर्डर्स नहीं की। ये एक लिखी पड़ी बात है और ये सबको पता है इस बात का। जब वक्त गुजर गया, एक मिनट, मुझे एक और बात भी आपसे कहनी है। ना सिर्फ ये कि वैक्सीन, अब ऑक्सीजन जो इनके पास एक प्लांट था, मैं आ रहा था तो उसको अगर ऑपरेट कर लेते तो आज तो ये रोना ना होता। इस हुकूमत का जो सबसे बड़ा पहले दिन से जो इशू चल रहा है ना, वो डिसीजन मेकिंग में इनकी परसेप्शन ही गलत है। इनकी सोच लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये चीज़ों को देखते ही नहीं है। कोरोना के मामले में भी इन्होंने ये किया, जब कोरोना की जब वैक्सीन आ गई थी तो इनको उसी वक्त ऑर्डर करना चाहिए था। जब ऑक्सीजन का इशू इनको पता था इस बात का आ सकता है, सबको पता था, और हेल्थ केयर सिस्टम आपका कोलैप्स कर रहा था, वो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो आपको पैरेलल वो चीज़ें फैसिलिटीज़ डेवलप करनी थी जो आपने नहीं की। आज पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम ऑलमोस्ट बैठ गया है, इट्स नॉट सपोर्टिव। मैं जानता हूं कि आज मुझे 3 हॉस्पिटल्स में किसी को एडमिट कराने के लिए फ़ोन करने पड़े तो उनके पास जगह ही नहीं है, और उधर आपके मिनिस्टर हेल्थ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही होती हैं कि हमारे पास 60%, अभी 40% कैपेसिटी बची हुई है। ये सब झूठ है, ये फिगर्स फेक हैं। उसका मतलब है कि लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए। और आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, लोगों को खुद एहतियात करनी है, अपने आप को खुद बचाना है। इस हुकूमत के सहारे पे रहे तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए। लोग तो नहीं करेंगे। और जब इसमें यह है कि लॉकडाउन भी करना चाहते हैं, कोई शॉर्ट लॉकडाउन करना चाहता है, कोई लंबा ईद की छुट्टियां इसका कोई फायदा देना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट को बंद करना चाह रहे हैं, ये अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन जब तक आप और मैं और हम चारों नहीं मास्क पहनेंगे, ख्याल करेंगे, क्या होगा? देखिए, इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात तो यह है कि हमने काफ़ी सारा अरसा ज़ाया कर दिया इसलिए कि हम डिनाइल मोड में थे। अब इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि पुलिस हो, रेंजर हो, फौज हो, कोई दुनिया में वो SOPs इम्प्लीमेंट कराने को 100% इंश्योर नहीं कर सकती जो अवाम ने करना है, जो आपने खुद करना है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि हमारी पब्लिक जो है, पब्लिक एट लार्ज, वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। आप आज जहाँ मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की तैयारी हो रही है 16 शहरों में, वहाँ ज़रा हाल देख लें जाके सड़कों के ऊपर, बाज़ारों में और दुकानों के अंदर। लोग नहीं मानते। इस डिनायल मोड को कौन करेक्ट कर सकता है सिवाय उसकी ज़ात के, या मरेंगे या खुद। आप ये देखें आज का जो फिगर हमारे सामने रखा हुआ है कि 200 बंदा गया,
नो, हमारी एवरेज अगर आप निकाल के देखें तो दिस इज द हाईएस्ट फिगर एंड अलार्मिंग. सिंस लास्ट इज ईयर. द पब्लिक अलार्म्ड? नो. व्हाई? मुझे आप ये बताएं कि छोटे छोटे मुल्क जो हमसे आगे निकल गए हैं उसकी दो वजूहात हैं. एक तो उनकी हुकूमत ने टाइमली डिसीजन किए और दूसरा अवाम ने कोऑपरेट किया. हमारे यहाँ दोनों ही नहीं है. अब जब हमारा हाल ये होगा कि हम फैसले करने में ताख़ीर करेंगे, जैसे जावेद आपने कहा, डिनाइल मोड में भी रहेंगे, पब्लिक कोऑपरेट भी नहीं करेगी, तो फिर अल्लाह ताला ही है ऊपर बैठा हुआ जो पाकिस्तान को बचा जाए. मेरे ख्याल से अब लम्हे वो आ गए हैं जहाँ द होल नेशन शुड स्टैंड अप टू फाइट दिस कोरोना पेंडेमिक. ये अगर ना हुआ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, या अल्लाह तो हमारे कौम पर रहम करना. हमारे पड़ोस में देख लें, मुर्दे जलाने की जगह नहीं है. जगह नहीं है. और आज तो ये इज हुआ है, दैट सिचुएशन एक्सेप्टेबल टू अस? आज तो ये यहाँ पर अच्छा, एक जो पिछले 2 लहरें थी उसमें इफ्तिखार हमने बड़े फख्र से कहा कि यहाँ पर मिसालें हमारी दी जा रही हैं दुनिया भर में. मिसालें दी जा रही हैं. अच्छा वही कुछ दुनिया हमें फॉलो कर रही है. अच्छा जावेद ने भी ये कहा और बुखारी साहब ने उसको लफ्ज़ दे दिया, डिनाइल मूड. अच्छा नहीं, हम में से किसी ने भी, ना गवर्नमेंट ने ना किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट ने ये रिसर्च नहीं की कि पिछली दफ़ा यहाँ पर दहशतनाक और बहुत ज़्यादा कोरोना क्यों नहीं फैला, और उस सोचे समझे बगैर, तहकीक किए बगैर हमने कहा हम तो मास्टर हैं. एक मिनट, एक बात मैं भी कहना चाहूँगा. अभी इन्होंने कहा ये डिनाइल मूड, जावेद ने भी बात की, आपने भी बात की. यार अवाम नहीं मानते, अवाम कहते हैं कोरोना है ही सवाल है, नहीं. ये डॉक्टर्स कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि यहूदियों की साजिश है. यहूदी साजिश सवाल कहते ये हैं. बताओ, यहूदी साजिश के दोस्तों मेरी बात सुनो. सवाल ये है कि हम मीडिया के लोग हैं, लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं. हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम लोगों को गाइड करें उनकी इस मामले में तो और क्या कर रहे हैं. खान साहब यही तो कर रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि हमें ये जो तासर है कि ये नहीं है और अल्लाह ताला पे छोड़ दे. ठीक है, हमारा अकीदा है, बिलीव करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहता है कि हम अपनी एहतियात भी करें. ये तो नहीं कहता कि आप एक ट्रेन के ऊपर खड़े हो जाएं जाके पटरी के ऊपर, और ट्रेन आ रही है और आप कहें कि मौत तो अल्लाह ताला के हाथ है. ऐसा नहीं होता. ये एक किस्म की रनिंग ट्रेन है जो आपकी तरफ भाग रही है, और आप ख्याल रखें आपके बच्चे हैं, बेटे हैं, आपके घर है, आप क्या करना चाह रहे हैं? आप मौत से लड़ना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता. एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जिसको मैं प्लीज ऐड करने माजरत के साथ. सिर्फ कोरोना जो वैक्सीन है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं कि कोरोना वैक्सीन के बारे में पाकिस्तान की मोर देन 60% कौम आज भी डिनाइल मोड में है. ख्वाजा आज़ाद, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे. कोरोना के बारे में जो हमने गुफ्तगू की, इस पर गौर कीजिएगा. ये आपके लिए थी, हम सब के लिए थी. जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा. वेलकम बैक ख्वाजा. एक मुस्बत खबर नज़र आ रही है, और इसमें मुस्बत चीज़ ये है कि अगर 2000 रुपया आप मज़दूर की कम से कम तनख्वाह में इजाफा कर दें तो बात तो बड़ी अच्छी लगती है, 2000 रुपया. लेकिन सवाल है कि 2000 रुपये की आज वैल्यू क्या है? हम इससे कितनी घी खरीद सकते हैं, कितनी चीनी ले सकते हैं, कितना आटा ख़रीद सकते हैं, जो सब्ज़ियाँ हमने ख़रीदनी हैं, जो घर में कभी कभार हफ्ते डेढ़ में गरीब के घर गोश्त पकता है, वो कितने का आ रहा है? क्या ये 2000 रुपया उसके महीने में जो इजाफा हो रहा है उसकी चीज़ों के ख़रीदने में, उसको मैनेज कर लेंगे, मीट कर लेंगे? वो जो कमी है उसको पूरा कर लिया जाएगा? ये बड़ा अहम सवाल है. हम मुतालबा करते हैं कि मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाओ, उन्होंने बढ़ा दिए 2000 रुपये. अब आप फिर भी हम अगर मुतमिन नहीं है तो फिर क्या वजह है, क्या करना चाहिए? जी, करने की चीज़ खान साहब जो सबसे अहम है, जो हुकूमत के ज़िम्मे बनती है. तनख्वाहें तो बढ़ जाएगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, वो बात का क्वेश्चन है. हुकूमत के ज़िम्मे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, जो इन्होंने पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, जहां जो मजदूर दिया है तो कार्ड तो दे रहे हैं. सर बात ये हेल्थ कार्ड तो दे रहे हैं. दिया नहीं है ना अभी तक. जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत आपके जो हॉस्पिटल बने हुए हैं बच्चों की तालीम के लिए, उनकी तालीम के लिए जो अदारे बने हुए हैं, फिर उसके बाद उसी सिस्टम के तहत हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इजाजत दी है, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इजाजत दी है, हमने प्राइवेट इदारों को इजाजत दी है, स्कूल आपको दे दिए. बात यह है कि जो 1973 का मॉडल है, 2020 या 21 के मॉडल को थोड़ा सा तो आपने अपग्रेड करना है. जिधर आप 2000 तनख्वाह बढ़ा के आप हातम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं, उधर आपको ये सिस्टम भी तो इंक्रीज करना. डायलेमा क्या है? सिर्फ आखिरी बात में बता दूं, पिछले दिनों मेरी नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर से बात हो रही थी. वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि खुदा का वास्ता इस हुकूमत को बताओ कि हम भी डॉक्टर हैं, हम भी हेल्थ वर्कर हैं,
आपने हमारे नाम की वैक्सीन ला के रख दी है, हमें लगाने की इजाजत भी दी जाए, हम भी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जावेद, हम मेरे ख्याल उतर और जाएंगे। ये चीज अभी तक कहीं नहीं डिस्कस जावेद, हुई। हम सब्जेक्ट से उतर जाए। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ये बहुत नारे लगाता है मजदूर की तनख्वाह बढ़ाओ, उसकी तनख्वाह में इजाफा सर करो। ये मजदूर के रिलेटिव बात थी, जहां मजदूर की फैमिलीज को यार, ये ट्रीट किया 2000 जाता का है। इजाफा करके भी आप मुतमिन नहीं हो। अब जो है वो कम से कम तनख्वाह 19,500 हो गई है। बड़ी अब बात है। 19,500 में जो है आप रोटी कैसे आटा- 19,500 कैसे होगी? पहले 17,000 थी ना, 17,500 मिनिमम 19,500 कम से जो कम। मिनिमम वेज कानूनी तौर पे कागजों पे लिखी हुई है, वो 19 कौन अदा करता है, कौन अदा नहीं करता, लेबर अफसर को जाने की इजाजत है नहीं है, अच्छा, और लेबर साढ़े लेबर 19,000 की इजाजत है ये नहीं बोला जा रहा है। 19,000 में जो है एक आम आदमी मजदूर हो चाहे इंसान का बच्चा जो है अगर उसकी फैमिली है वो रोटी उसने खानी है, उसने जो है वो मकान का भी थोड़ा बहुत किराया देना है, उसने जो है वो कपड़े भी उसको चाहिए थोड़े बहुत ज़िंदा रहने के लिए, उसके बच्चे हैं तो उसको पढ़ाना भी पड़ेगा उसको। अब ये तमाम एक्सपेंडिचर जो है वो 19,500 में पूरे नहीं होते, और इंतहाई कसम पुरसी में और एड़ियाँ रगड़ के जीने वाला मजदूर जो है वो ना मेहनत पूरी कर सकता है और ना वो प्रोडक्शन पूरी दे सकता है। अगर आप ये तनख्वाह जो है ये 10,000 का इजाफा करें तो मजदूर की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशगवारियत आएगी, वो ज़्यादा पैदावार करेगा, मुल्क में ज़्यादा खुशहाली आएगी। ठीक है, पहले भी आप कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं, पहले भी जो है वो सारा एक्सपेंडिचर हुकूमत का कर्जे पे चल रहा है। इस अगर तनख्वाहों में भी इजाफे में हो जाए और आम जो सरमायादार है वो भी इजाफा कर दे तो बहुत अच्छे हालात पैदा होंगे। बिलावल ने एक अच्छा काम किया है, उसने गंदम की कीमत जो है वो 2,000 कर दी है, पंजाब ने 1,800 की है, हमें भी पंजाब को भी 2,000 करनी चाहिए। इससे जब ताकि आटा और महंगा हो जाए, ताकि ये 2,000 रुपए दिए उसी आटे में पूरा हो जाए। आटा महंगा हो जाए, किसानों को पैसा जाएगा, खुशहाली आएगी, यहाँ भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। फर्द हज़रत, ये बड़ा अहम मसला है जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं, और 2,000 रुपया का इजाफा जो है, मेरा ख्याल है जिस अंजम ने कहा कि नामुमकिन है, जो चीज़ें अंजम ने गिनाई, जो मैंने गिनाई हैं, वो मुश्किल है। बुखारी साहब से मैं कहूँगा वो अपने इनपुट दें, उसके बाद मैं भी अपने ख्यालात का इज़हार देखिए, करूँगा। गुजारिश ये है कि बजट जो बनता है ना, हर बजट में जो पिछली हुकूमतों ने बनाए थे, मजदूरों की तनख्वाह में और जो हुकूमत के मुलाजमीन होते हैं सरकारी, उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है, पेंशनर्स की तनख्वाहों में इजाफा होता है। पिछले 2 बजट में PTI ने 1 पैसा सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई, ना पेंशन बढ़ाई हैं। इसकी वजह से वो जो पिसे हुए थे पहले से ही, वो और ज़्यादा पिस गए हैं कि 2,000 तनख्वाह में बढ़ रहा है, महंगाई जो है वो 100 से 150% ऊपर चली गई है। जो हुकूमती जो एहलकार हैं, ख़ास तौर से वज़ीर ख़जाना या प्राइम मिनिस्टर साहब, उनसे सवाल ये होता है कि इस 17,500 में, और जो अब 19,000 हो गए हैं, आप किसी एक घर का बजट बना दीजिए जिसके अंदर 3 बंदे हों, मियाँ बीवी हो, एक बच्चा हो। जवाब नदारत, क्योंकि जवाब इसका है ही नहीं कोई। आपने जिन इंस्टीट्यूशंस की बात की बिल्कुल आपने ठीक किया, लेकिन क्या मजदूर के बच्चे को वहाँ एक्सेस है? क्या वो पढ़ा सकता है वो फीसें दे के उन स्कूलों के अंदर? हुकूमती स्कूल जो हैं, अगर वहाँ भी 4,000 रुपये फ़ीस है तो मुझे बताइए एक गरीब आदमी अपनी इस तनख्वाह में से वो यानी फ़ीस कैसे देगा? एक बात ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि वो एक तो रियासत मदीना के तहत और वहाँ की रवायत के तहत गरीब आदमी को ऊपर लाएंगे। ये लंगर खाने खोल के, ये पनाहगाहें खोल के कौम गरीब ऊपर नहीं आएगा। तो आप उनको गुलाम बना रहे हैं, तो आप फकीर बना रहे हैं उनके। आओ जनाब रोटी खाओ तो कर जाओ। इज़ दैट द सोल्यूशन? नो, इट्स नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि आप ऐसे फैसले करें, फोकस कर लें गरीब आदमी को, छोड़ दें आप बाकी सारे लल्ले तलल्ले जो हैं। जिस दिन हुकूमत फोकस्ड होगी उसी दिन मजदूर के औकात और दिन सब बदल जाए। 10,000 का इजाफा होना चाहिए। बात यह है कि दोस्तों के 2,000 रुपया आपके नज़दीक तो कुछ नहीं है। जिन लोगों ने ये फ़लसफ़ा दिया होगा हुकूमत को, वो बहुत बड़े समझने वाले होंगे, वो दानिश्वर होंगे, उनका इक़्तिसादी अमूर पे अबूर होगा। पता नहीं कितनी रिसर्च की होगी, कितनी फाइलें बनी होंगी, उतनी कितनी मेहनत की होगी, कितनी उन्होंने 4 इंतहाई काबिल वज़ीर ख़जाना बदल चुके हैं। उन्होंने कितनी तनख्वाह ली होगी, कितना बिल उन्होंने पेट्रोल का खर्चा होगा, फिर जाके उन्होंने कहा होगा कि यार ये 2,000 रुपये दे दो, इसके साथ एक बड़ी मोटी फाइल होगी। आप अजीब बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। मेरे ख्याल से हमारे दरमियान कंसेंसस होना चाहिए कि 10,000 रुपये जरूरत इससे है कि आप इस मुल्क के आवाम से कितना प्यार करते हैं। कर रहे प्यार, एक वजह भी बताएंगे इसके में जीने वाला मजदूर क्या मेहनत करेगा, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, क्या कमिटमेंट होगी, नहीं चल सकता। कमिटमेंट क्या होगी, मुल्क से मोहब्बत कैसे करेगा, जिसके बच्चों के मुझे पता है कि अगर हमें बिजली का बिल नहीं है, अंजम साहब मुझे पता है कि अगर अच्छी तनख्वाह ना मिले, अगर अच्छा मुआवजा ना मिले तो आदमी का काम करने को जी नहीं करता।
प्लीज़, मैं तो आपको सपोर्ट की क्यों नहीं भाई, मुझे पता है ये हमारे साथ भी यही होता है। ये मैं कह रहा था, मैं आप ऐसे नाराज़ हो गए, 2000 का फैसला करने के लिए बहुत बड़ी एक रेसल हुई होगी। हाय हाय, आपको पता ही नहीं है। लेकिन वो ख्वाजा देखें, ये मामला 2000 का है और मैंने जो बातें की इसे गौर कीजिएगा। अगर किसी से पूछा जाए कि 2000 का फैसला कैसे हुआ, तो इतनी बड़ी एक फाइल आपके हाथ में थमा दी जाएगी कि इसको पढ़ लीजिए। ये हमारा तरीकाकार था, गंदम का रेट ये था, चाय का रेट ये था, घी का रेट ये था, और हमने कहा ये 4 आदमियों का है, ये गुजारा हो जाएगा। अब आप फैसला कीजिए, एक बात आप फैसला कीजिए कि क्या 2000 रुपए के इजाफे से एक मजदूर, जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, अगर 3 और 4 का घर है, गुजारा कर सकता है? ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।